YouTube चैनल पुण्याकृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, आज सौभाग्य से हमारे साथ उपस्थित हैं गया शहर के जाने माने पंडित, कर्मकांडी, ज्योतिषी, आचार्य लालभूषण जी मिश्र जी। आपको स्मरण होगा कि अब से कुछ दिन पहले भी हम इनका एक साक्षात्कार आपको दिखला चुके हैं होली के संबंध में। आज पुनः एक नए विषय के साथ हम इनसे जुड़ रहे हैं। पंडित जी, आपने पिछली मुलाकात में ही आपने विद्वत परिषद की बात की थी और उसके साथ ही आपने किसी गुरुकुल व्यवस्था की भी बात की थी। तो उस दिन से ही हमारी उत्सुकता रही कि इन दोनों बातों पर एक श्रृंखला में, या लंबी बात अगर हो तो बल्कि दो श्रृंखला में, दोनों बातें बड़ी प्रीतिकर मुझे लगी, आकर्षक लगी। जिज्ञासा मेरी हुई कि भैया क्या है आपका विद्वत परिषद, कैसा क्या है आपकी गुरुकुल व्यवस्था। तो अगर बहुत लंबी बात होगी तो हम इसको दो टुकड़े में बांट लेंगे, और नहीं तो फिर संक्षिप्त में होगा तो एक ही टुकड़े में 10 में हम इन दोनों बातों पर कुछ समझना चाहेंगे। तो इसके संबंध में पहले विद्वत परिषद के बारे में ही आप जानकारी दें कि आप कितने दिनों से कैसे क्या चला रहे हैं, क्या इसके क्रियाकलाप, सारी बातों को आप स्पष्ट करने का प्रयास करें ताकि हमारे दर्शक भी इन बातों से अवगत हो सकें और उन्हें भी अपने काम की कुछ चीज़ अगर लगे तो वो भी आपसे संपर्क करेंगे। और एक चीज़ का और स्मरण कि इस बीच में जो भी व्यक्ति आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हो, क्योंकि ये कर्मकांड के क्षेत्र में ये जहाँ तहाँ हमेशा ये पकड़ाने वाले नहीं है, बड़े मुश्किल से आज पकड़ाए हैं भाई जी। तो इसलिए आप अपना फ़ोन नंबर, अपना संपर्क का जो आपका नंबर है, आप दर्शकों को जानकारी दे दीजिएगा ताकि सीधे भी कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे तो कर सके। अन्यथा तो फिर मेरा चैनल है ही है, आप यहाँ भी कमेंट करके इनके बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो आइए सुनिए पंडित जी के ही शब्दों में इनके कार्यक्रम, इनके कार्यकलाप के बारे में कहा जाए। श्री पंडित कमलेश पुण्यार्क जी को सादर अभिनंदन। आपके प्रश्न के अनुसार मुझे याद पड़ रहा है कि 2012 ईस्वी में जनवरी मास 31 तारीख को मेरी सेवानिवृत्ति हुई। मारवाड़ी उच्च +2 विद्यालय से संस्कृत शिक्षक के पद पर रहते हुए सेवानिवृत्ति के बाद मैंने सेवा आरंभ की 2012 में। तो विद्वत परिषद में अध्यक्ष के रूप में मुझे लोगों ने चयनित किया। विद्वत परिषद पहले गया मंडल विद्वत परिषद के नाम से गया में चलता था। कुछ दिनों के बाद मगध प्रमंडल विद्वत परिषद के नाम से ही चला। तो 5 जिलों में जो मगध का पूरा क्षेत्र है प्रचारित प्रसारित हुआ। इसी प्रकार बिहार राज्य विद्वत परिषद के नाम से यह चला और अभी भारतीय विद्वत परिषद के नाम से चलता आ रहा था। किंतु 2 माह से मग विद्वत परिषद के नाम से यह समझा जा रहा है। मग शब्द का अर्थ है मंग सूर्यं गायत्री की मग। मग ब्राह्मण मतलब सूर्य के उपासक, शाकद्वीपीय ब्राह्मण और सूर्यांश ब्राह्मण। सूर्य के अंश से उत्पन्न होने वाले, सूर्य अंश होने के चलते इन्हें सूर्यांश कहा था जी, जो कि मगध के क्षेत्र में काफ़ी संख्या में है। काफ़ी संख्या जी। तो जितने द्वीप हैं उनमें अभी भारतवर्ष जम्बू द्वीप में कहलाता है। और शाकद्वीप में उत्पन्न होने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण, शाकद्वीपीय, क्रौंच द्वीपीय, क्रौंच द्वीप में रहने वाले, समय समय पर जैसे अभी मगध क्षेत्र में क्रौंच द्वीपीय
ब्राह्मण भी काफ़ी हैं, हाँ अपना परिचय इस तरह से देते हैं। तो खैर ये तो विभिन्न स्थानों से, विभिन्न द्वीपों से पधारे हुए विप्रों की बात हुई। अभी आप जो विद्वत परिषद की जो बात कहे, तो क्या कहे कि ये मगध क्षेत्रीय, हाँ मगध क्षेत्रीय, जी, विद्वत परिषद, हाँ और वैसे ही आपका राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर भी ये व्यापक, मतलब कि आपका कार्य, व्यापक चलने के विचार से हाँ, कुछ दिनों तक चला, किंतु यह सिमट गया सिमट गया। और स्वाभाविक है, मगध तक ही सीमित। स्वाभाविक है कि अच्छे काम में बाधाएं आती हैं, बुरे काम में बाधाएं। योजना तो हाँ। थी कि भारत भर में इसे प्रसिद्ध कर दिया जाए, हाँ, लेकिन ना हो सका और फिर मगध में ही सीमित हो गया। जी, अब रह गई बात कि जितने भी कर्मकांड के ज्ञान रखने वाले विद्वत जन हैं मगध स्तरीय, ज्योतिष के ज्ञान रखने वाले जितने हैं, जी, वास्तु शास्त्र भी ज्योतिष का ही अंग है, जी, उसके ज्ञान रखने वाले हैं। इसी प्रकार विभिन्न कथावाचक भी इसमें शामिल हैं, हर तरह के मग विप्र इसमें शामिल हैं। तो अभी तक आपके इस मगध क्षेत्र का ही, अब बाकी जब राज्य और राज्य से बाहर की बातें खत्म हो गई, केवल मगध क्षेत्र में आप सिमट करके अभी कार्य कर रहे हैं, मतलब कि कहिए कि आप यहाँ के थे, केंद्रित होकर के काम कर रहे हैं, परिधि को सिमट करके अब केंद्र पर आ गए हैं। तो कुछ मायने में कहिए तो ये अच्छी बात है। केंद्र की ऊर्जा अधिक होती है परिधि के ऊर्जा की तुलना में। अब हम केंद्र से ही परिधि की ओर प्रसारण शुरू करेंगे, ऊर्जा का प्रवाह प्रसारित करेंगे, और हो सकता है कि आने वाला समय ऐसा हो कि दिल्ली वाले आकर आपको आग्रह करें कि नहीं भाई आप विस्तार कीजिए। खैर, तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आपके इस परिषद में, आपकी सूची में मगध क्षेत्र के कितने विप्र लोग हैं करीब? अभी करीब 30 व्यक्ति जी, जो विद्वत वर्ग में, मतलब कि अपने अपने क्षेत्र के, कोई ज्योतिष के क्षेत्र में, कोई कर्मकांड के क्षेत्र में, कोई वास्तु के क्षेत्र में, कोई तंत्र के क्षेत्र में, कोई योग के क्षेत्र में, इस तरह से हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात और है। कुछ भाषा के क्षेत्र, भाषा के क्षेत्र में, जैसे संस्कृत शिक्षक जितने सेवानिवृत्त हुए, जी जी, सबों को मैंने इसमें शामिल कर लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब है कि और रिटायर्ड लोगों के लिए भी एक अच्छा काल छेद करने के लिए, समय बिताने के लिए बड़ा अच्छा अवसर हो गया कि घर में बैठे वो बूढ़े मतलब कि वो बोर ना हो, इसलिए उनके लिए भी ये लाभदायक हो गया समय के लिए, और आपके लिए भी लाभदायक हो गया, और समाज के लिए भी लाभदायक होगा कि इसका जो समाज भी लाभ उठाए, समाज भी लाभ उठाएगा। अकेले वो कुछ नहीं कर पाते घर में बैठे बैठे, तो ये अच्छा हुआ कि आपने उन्हें एक मंच दिया, अवकाश प्राप्त शिक्षकों को, बुजुर्गों को आपने एक मंच दिया, ताकि अपने उस मंच के माध्यम से अपनी योग्यता से, अपने ज्ञान से, अपनी जानकारी से लोगों को लाभान्वित कर सकें। जी, तो इसमें एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, लोगों के मन में इस तरह का भ्रम है जिसका संशोधन हो जाएगा मेरी बात से। जी जी, कि साकत द्वीप से जब ये लोग आए कृष्ण भगवान के पुत्र के कुष्ठ निवृत्ति के लिए, चाहे वह जड़ी बूटी की चिकित्सा से हो अथवा यज्ञ से हो, तो उस समय लोगों के मन में यह बात बैठ गई है, जो आज तक है भी, जी, कि ये लोग साकत द्वीप से लाए गए कृष्ण के वाहन गरुड़ पर, जी, तो अकेले आए। मैं उसका समाधान कर रहा हूँ। एक मिनट, फिर यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा या टोकना चाहूँगा। कहिए, इस संबंध में अब से 10 साल पहले मैंने बकायदा एक शोध पुस्तिका का प्रकाशन किया, पुण्यार्क मग दीपिका के नाम से। संभवतः वो पुस्तक आपके पास भी होगी, मैंने आपको दी है। तो उसमें मैं एक शोध परक सारे पुराने चीज़ों को एकत्रित करके मैं प्रकाश डालने का प्रयास किया, और समाज के, मैंने सिर्फ साकतद्वीपीय ही नहीं, अन्य भी जो लोग हैं उनके भी भ्रम का मैंने निवारण करने का प्रयास किया कि रहस्य क्या है। तो इसलिए फिर भी आप अपने शब्दों में, थोड़े कम शब्दों में इसको आप थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पर भी।
तो उसमें एक श्लोक आया है, जी अष्टादश कुलानि है मगानाम वेदवादिनाम जी जास्यन्ति त्वया सार्धम पुत्रदार समन्विता। जी तो यहाँ यह श्लोक का अर्थ है कि हम लोग पुत्र और पत्नी के हाँ, साथ सब परिवार आए। यहाँ पर। जी जी, इन सारी बातों पर मैंने उसमें चर्चा की है। शायद प्रकाश ये डाला होगा। ये कहाँ का है? ये भविष्य पुराण का या कहीं अन्यत्र प्राप्त नहीं, हुआ? उप पुराण का है। जैसे हम लोगों के यहाँ सांब पुराण भी तो है। न, साम पुराण तो खैर 18 मुख्य पुराणों में आ जाता है। हाँ, तो उसमें कहीं पर है। हाँ मैं जी, मुझे जी। कुछ विस्मृति अच्छा, भी हो कोई रही। बात नहीं, स्वाभाविक है, उम्र के इस पड़ाव पर विस्मृति होना स्वाभाविक है। हम भी बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। भविष्य में अगर आपको यह स्मरण, उसका उद्धरण स्थान अगर आ जाए तो मुझे अवगत कराने की कृपा हाँ, करेंगे, अवश्य अवश्य। ताकि मैं तो निरंतर इन सब के शोध में ही लगा हुआ हूँ, हाँ, लगा रहता हूँ कि अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके लोगों को। जी, कहा जाए तो कृष्ण भगवान के यहाँ से लौटने पर रास्ते में गरुड़ असमर्थ जब हुए, जी तो इसी मगध के क्षेत्र के पास आसमान मार्ग से जाते जी हुए जी वह सवारी नीचे उतर गई, आगे नहीं जा सकी। इसका कारण हुआ कि अप्रतिग्राही शाकद्वीपी ब्राह्मण थे जी। और गुप्त रूप से कृष्ण भगवान ने उनको कुछ सुवर्ण आदि दे दिया। जी। तो इससे भारी हो जाने से भारी मतलब कि दान हाँ, या दक्षिणा हाँ, प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण तेजहीन हो जाते हैं। हाँ हाँ, ये नियम है। तो असमर्थता प्रकट किया हाँ, गरुड़ ने। अब हम नहीं जा सकते। जी, तो ये कहानी मगध बड़ी रोचक है, बड़ी ज्ञानवर्धक भी है। और आज के ब्राह्मणों को ध्यान देने की बात है, जो कि सिर्फ दक्षिणा के दौड़, लोभ में दौड़ लगाए जा रहे हैं। तो हाँ, मेरा ये, मैं शाकद्वीपियों का यही तेज बल था कि वो दक्षिणा नहीं ग्रहण करते थे। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है आज के समाज के लिए, कि आजकल तो बिल्कुल अच्छा है। आजकल तो जजमान चाहेगा कि ऐसा आदमी मिले जो कि बिना पेट वाला हो। हाँ तो इसलिए समय के अनुसार तो पहले दान राशियां इतनी मिल जाती थी कि मांगने की आवश्यकता नहीं होती थी, या दान के रूप में नहीं भी लेते तो इतना सहयोग मिल जाता था समाज से कि ब्राह्मण को कमाने की अलग से, मतलब कुछ लेने की, मांगने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब तो दान प्रवृत्ति तो रही नहीं, सहयोग की प्रवृत्ति नहीं रही। अब तो हम ब्राह्मण उनके घर का ग्रह गोचर कूड़ा करकट बटोर के घर में ला रहा है, और इधर ब्राह्मण भी प्रसिद्ध संतुष्ट है कि हम बहुत लेके आए दान दक्षिणा, और जजमान भी बहुत खुश है कि हमने बहुत दे दिया पंडित जी को। तो ये तो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन इससे तेजहीनता तो ब्राह्मण की आ ही रही है। उसी का ये उदाहरण गरुड़ जी ने कहा कि नहीं भाई, आपने तो वचन दिया था कि हम कहीं कुछ लेने वाले नहीं है, लेकिन छल पूर्वक दे दिया गया। हालांकि वास्तव में है कि वो छल की बात तो नहीं थी, वो भी मानव कल्याण के भविष्य की बात सोच करके ये बात की गई। वहाँ था हतंग यज्ञं अदक्षिण। हाँ हाँ हाँ, इसको सोचते हुए दिया गया। जी। तो अब एक दूसरी बात याद हो गई जी शाकद्वीपी ब्राह्मण लोग द्वापर में आए, वो कथा तो आप सुन गए। जी जी, लेकिन त्रेता में भी उपस्थिति थी। कैसे? हाँ हाँ हाँ, राजा दशरथ के काल में जी, उस समय वशिष्ठ गुरु उनके थे, और वहाँ भी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 64वें अध्याय में जी, इस बात की जिक्र है कि राजा नृग ने जो दान दिया था, गौओं का दान। 10वीं श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध, हाँ, 64वां। 64वां अध्याय। हाँ जी, त्रेता युग में अवस्थिति मानी जाती है उस प्रसंग को देखने पर। हाँ, इस पर भी मैंने अपनी टिप्पणी वहाँ की है कि कृष्ण काल में, यानी द्वापर में जो आना हुआ शाकद्वीप से जम्बूद्वीप में, ये इसके बाद यहीं रस बस गए। लेकिन उसके पहले का जो है बस आना जाना होता था। ये ठीक उसी तरह से है कि अभी कोई व्यक्ति यहाँ से गया अमेरिका में नौकरी करने के लिए, और फिर 2 साल के बाद वापस चला आया। तो आने जाने का क्रम जम्बूद्वीप और शाकद्वीप या विभिन्न एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक, मतलब कि द्वीपांतर यात्राएं हर युग में, हर समय में होते रही हैं। लेकिन शाकद्वीपियों का जम्बूद्वीप में भारतवर्ष के भरत खंड में आकर के अस्थायी रूप से बस जाने का कार्य जो है श्री कृष्ण पुत्र शाम्ब के सौजन्य से पूरा हुआ। इस भ्रम को
को भी मिटा लेने की आवश्यकता है। अच्छा, इसी के साथ जी अनुषंगी भ्रम है क्या जी कि जैसे कारण क्या हुआ कि साकत द्वीप से कृष्ण को मंगाना पड़ा? हाँ, इसको भी संक्षेप देवी में कर भागवत दिया। बताता है जी कि कृष्णावतार पर्यंतन कुंभी पाके वशिष्य था। ऐसा साप लगा हुआ था गंभीर द्वीप के ब्राह्मणों को, तो सूर्य पूजन के योग्य नहीं रह गए जी थे, जी इसलिए लाना पड़ा। हाँ, वो महर्षि गौतम जो अहिल्या वाले जो हाँ, महर्षि गौतम हैं, हाँ, उन वो फिर एक लंबी अलग कहानी है। इन कहानियों पर हमारे इस चैनल पर मग संदेश श्रृंखला के अंदर पुण्यार्क ये जो हमारी कृति जो डाली हुई है मग ब्राह्मणों पर, पुण्यार्क मग दीपिका, तो उसको हमने भी सिलसिलेवार कई एपिसोडों में डाला है इसी चैनल पर। आप विशेष जो लोग इच्छुक हो वहाँ जा कर के इस चैनल पर मग संदेश प्ले लिस्ट के अंदर वो सारी बातें बहुत मिल जाएंगी, सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। अभी पंडित जी के मुखारबिंद से हम उन्हीं बातों को हम थोड़े संक्षेप में जहाँ तहाँ की बातों को लेकर के हम स्मरण दिला दें नए सिरे से उन बातों को। जी तो कृष्णावतार के बाद साप मुक्त हो गए सब। हाँ बस कृष्णावतार पर्यंतम हाँ जी कुंभी पाके वशिष्य था। जी तो कुंभी पाक से वो मुक्त हुए, और फिर तो हम लोग जो देखते हैं हाँ। कि सब 72 जैसे 72 में सभी लोग बस गए मगध में। जी और एक बात मुझे याद आ गई कि मगध के राजा जो थे उनके पुत्र को भी कुष्ठ हुआ था, हाँ और उसकी निवृत्ति भी मग ब्राह्मणों के द्वारा हाँ, यहाँ हाँ, मगध में हुई जी थी। जी तो ये सारी बातों से हाँ, ये भी प्रमाण पौराणिक मिलता है कि जब हाँ। लौट रहे थे उस समय वो गुजरात क्षेत्र से, उनके कृष्ण का स्थान हाँ, तो द्वारका था, वहाँ से लौट रहे तो उस क्रम में वो मगध क्षेत्र से जब गुजर रहे थे तो यहाँ पर हाहाकार सुन करके वो गरुड़ को नीचे लाए। तो गरुड़ उस समय भी ध्यान दिलाए थे कि भाई इस तरह की ये बातें हैं, तो ये प्रसंग भी पुराणों में मिल जाता है। जी तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यह परिषद चल रहा है। जी और अब मैं इतना ही कहूँगा कि मैं यहाँ सेवानिवृत्त होने के बाद जी भारतीय विद्यापीठ गुरुकुल महाविद्यालय जो स्थापित है उसमें पहले मैं शास्त्री की उपाधि पाने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य करता रहा। पंडित जी, गुरुकुल वाले विषय पर तो हम एक अलग से एक श्रृंखला आपका हम चाहेंगे। अच्छा, कारण कि आपको भी गुरुकुल पर प्रकाश डालने में कम शब्दों में अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, और आपको हमको ही अच्छा नहीं लगेगा तो हमारे दर्शकों को क्या अच्छा लगेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि समय दे करके कभी आप मुझे गुरुकुल व्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिए अतिरिक्त एक श्रृंखला के लिए मुझे समय दें। और अभी इसी पर थोड़ी बातें कुछ और कह करके, अभी केवल ये परिषद की बात है, तो मेरा एक सवाल, इससे अंतिम सवाल मेरा ये है कि परिषद में आपने विद्वानों को तो जुटा लिया, अभी जैसे आपने कहा कि 30 विद्वान अभी मेरे पास मेरी सूची में हैं, तो क्या आपकी ऐसी कोई योजना है कि जिसको आप अपने उस गुरुकुल से के माध्यम से नई पीढ़ी को, मतलब कि नए आने वाले जो लोग कर्मकांड के क्षेत्र में जो उतर रहे हैं, तो उन्हें प्रशिक्षित और योग्य बना सके कि आने वाला जो कर्मकांड का अंधकार में भविष्य जो दिख रहा है, क्या इससे समाज का कल्याण हो सकेगा आपके गुरुकुल व्यवस्था से और विद्वत परिषद के माध्यम से? तो इस पर कुछ थोड़ा सा आप वक्तव्य दे करके अभी की ये सभा को हम बैठक को हम समाप्त करना चाहेंगे, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। तो बैठक में विराम देने के पहले जी मैं इतना ही कह रहा हूँ जी कि गुरुकुल महाविद्यालय में अभी जी व्याकरण पढ़ाने वाले, ज्योतिष पढ़ाने वाले, जी वेद कर्मकांड पढ़ाने वाले, जी कुल मिलाकर 5 प्राध्यापक हैं। वाह, बहुत बढ़िया। मैं प्राचार्य के रूप में हूँ। अच्छा, वहाँ लगभग हिंदी में समझिए 5 बीघा और ऐसे 4 एकड़ के लगभग है, जो कि 6 लेन पर पूरब पश्चिम जो कहाँ पर, बाईपास, किस स्थान में? माडनपुर में बाईपास जो गुजरता है औरंगाबाद की ओर, अच्छा, उसी मुख्य मार्ग में 6 लेन मैंने होते जा रहा है, हो चुका भी है। तो उसमें दक्षिण की ओर 2.5 बीघा और उत्तर की ओर 2.5 बीघा जमीन
गुरुकुल के नाम से, मतलब गवर्नर के नाम से अच्छा, रजिस्ट्रीकृत माने निबंधित वाह, हुआ था, जो आज तक है। और उसमें केवाला जो कराया गया था सो संस्कृत में केवाला लिखाया था। ये कब की बात है? 1973 की बात। अच्छा, ये बहुत पुरानी बात। और उसमें कलेक्टर ने परमिशन दिया था जी, कि जब 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट में 13 भाषा में अंकित रहता है और संस्कृत भी शामिल है, जी, तो केवाला क्यों नहीं संस्कृत में होगा। अच्छा, इस पर कलेक्टर ने अनुमोदन दिया, अच्छा, यह कहकर कि संस्कृत में लिखावट होगा, लिपिबद्ध होगा, लेकिन साथ साथ हिंदी भी करते जाना होगा। तो इस पर तैयार हुए और इसके संस्थापक आचार्य चंद्रशेखर मिश्र थे। अच्छा, अब नहीं हैं। हाँ, और अभी उनका लड़का अध्यक्ष के रूप में इसमें एक ट्रस्ट बना हुआ है, जी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जी, जो देखभाल कर रहा है। अच्छा, और इस जमीन में हाता वगैरह पड़ने के लिए तैयारी हो रही है। जी, पहले इसकी रसीद कट जाए कलेक्टर के यहाँ से, उसके बाद सब विकास आप लोग देखेंगे उसका। और वेद पढ़ने पढ़ाने वाले की भी व्यवस्था होगी, पढ़ने वाले छात्रों को एकत्र किया जाएगा। चलिए, ये अच्छा हुआ, ये जानकारी मिली। अभी विद्वत परिषद के माध्यम से, विद्वत परिषद की भाई योजनाओं के माध्यम से आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है। और इस श्रृंखला के समापन के साथ ही ये अगले श्रृंखला की भूमिका भी आचार्य जी ने बना ही दिया कि अगली श्रृंखला में हम गुरुकुल पर विशेष प्रकाश डालेंगे कि मुझे क्या करना है, ये विद्वत परिषद के माध्यम से गुरुकुल में कैसे क्या हमें करना है, ये सारी बातें हम अगली श्रृंखला में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए अब ये श्रृंखला यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें। हरि ओम, हरि ओम। आज विराम दिया जाए। हरि ओम, हरि ओम।